आप जैसे जैसे इस वीडियो को देखेंगे आप मुझसे पूछेंगे कि विकी ये क्या टिपिकल इंडियन क्राइम स्टोरी सुना रहा है, ये तो हम कहीं भी सुन लेंगे। बट आपको पता है मेरी वीडियोस के अंदर एंड में आपको ट्विस्ट मिलता है और वही ट्विस्ट, वही मोटिव इस वीडियो के पीछे का आपको सच में इस वीडियो को दोबारा देखने के लिए मजबूर करेगा। बट फिलहाल आप अपने दोनों अंगूठों को अपनी आंखों के सामने रखिएगा और इनसे पूछिएगा कि एक बहुत ही जरूरी काम है, इन दोनों में से कौन सा अंगूठा वो करने वाला है। जो भी हाँ कहे तुरंत उसको लाइक बटन के पास लेकर जाएं, उसको दबा दें, सब्सक्राइब बटन के ऊपर भी क्लिक कर दें, कमेंट्स में पिक में लिख दें, लेट्स डाइव इन। 12 दिसंबर 2021 की सुबह सुबह हमारे महाराष्ट्र के माथेरान हिल स्टेशन के ऊपर बने हुए काफी सारे लॉजेस के अंदर एक लॉज और उसके अंदर काम करने वाला केतन नाम का मैनेजर, जो सुबह सुबह बहुत ज्यादा बिजी डेली की तरह उसको अपने आए हुए गेस्ट के लिए ब्रेकफास्ट रेडी करना था। और जैसे ही उसका वो ब्रेकफास्ट रेडी हुआ, उसने सामने मौजूद टेबल्स के ऊपर वो सारे प्लेट्स वगैरह जचाई, उसके आगे वो सारे पतीले वगैरह रखे जिनके अंदर सारा वो माल भरा हुआ था। और सारा कुछ सजाने के बाद अब एक एक करके गेस्ट आना शुरू हुए और सभी गेस्ट अब लगभग अपना ब्रेकफास्ट निपटा चुके थे। उसने अपने पर्चे के अंदर सभी गेस्ट के आगे टिक किया कि हाँ ये भी नाश्ता कर गया, ये भी नाश्ता कर गया। बट अभी 2 गेस्ट और बाकी थे जो अभी तक नाश्ता करने के लिए नहीं आए थे और ये चीज केतन के लिए बिल्कुल भी नई नहीं थी। जी हाँ, माथेरान हिल स्टेशन लोग यहाँ पर घूमने आते हैं, लेट नाइट तक बाहर रुकते हैं और सुबह लेट उठते हैं और ये चीज केतन को बहुत अच्छे से पता थी। हो सकता है वो लोग अभी भी सो रहे हों, इसलिए केतन ने बिल्कुल भी टेंशन नहीं ली। उसने जस्ट उनका ब्रेकफास्ट साइड में रखवाया और जितने भी बाकी सभी गेस्ट ब्रेकफास्ट करके जा चुके थे उनकी लिस्ट प्रिपेयर करी और खुद भी अब नाश्ता करके अपने आगे के कामों में लग चुका था। सुबह के तकरीबन 11 बजने वाले थे और आपको पता होगा कि इंडियन होटल्स के अंदर सुबह 11 बजे के आसपास का टाइम ही चेकआउट का टाइम होता है और हर होटल वाला यही चाहेगा कि आप अगर उसके होटल के अंदर रुके हुए हैं तो आप 11 बजे से पहले चेकआउट कर लें ताकि अगले गेस्ट के लिए वो रूम तैयार किया जा सके। और बिल्कुल यही टेंशन अब केतन के लिए भी थी, क्योंकि जो गेस्ट अभी तक नाश्ता करने के लिए नहीं आए थे उनकी चेकआउट डेट 12 तारीख की और अभी 11 बजे वो चेकआउट करने वाले थे, लेकिन 11 बजे से अब ऊपर का टाइम हो चुका था। वो लोग अभी भी अंदर सो रहे थे। ये चीज केतन को बहुत परेशान कर रही थी। थोड़ी देर उसने और वेट किया कि अपने आप ही वो गेस्ट बाहर आ जाएंगे और जैसे वो बाहर आएंगे उनका वो नाश्ता भी दे देगा और उनका चेकआउट करवा के उनको वो यहाँ से विदा कर देगा। काफी देर तक इंतजार करने के बाद भी जैसे ही दोबारा से ध्यान केतन का उस कमरे के ऊपर गया जो अभी तक खुला ही नहीं कल से, तो केतन खुद चलकर उस दरवाजे के सामने गया और सामने जाकर नॉक 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 करने लगा। बट केतन को अंदर से कोई भी रिप्लाई नहीं मिला। केतन ने और जोर से अंदर आवाजें लगानी शुरू करी, बट अगेन केतन को अंदर से कोई रिप्लाई नहीं मिला। अपने साथ और काम करने वाले वर्कर से उसने पूछा कि ये अंदर वाले गेस्ट क्या अंदर आ चुके हैं या फिर वो कहीं सुबह सुबह ही बाहर निकल गए, हो सकता है वो अभी भी अंदर ही हो। लेकिन किसी भी वर्कर को कोई आइडिया नहीं कि इस कमरे के अंदर मौजूद 2 गेस्ट आए थे वो आखिर कहां गए। असल में इस कमरे के अंदर अमजद शेख और रुबीना बेगम नाम से 2 व्यक्तियों ने यानी कि कपल ने कल ही चेक इन किया था और उसके बाद से ही इस कमरे के अंदर मौजूद दोनों गेस्ट को वर्कर्स ने नहीं देखा। जो भी लोग इस होटल के अंदर काम कर रहे थे उन्होंने दोबारा इन गेस्ट को नहीं देखा, ना ही बाहर आते हुए ना ही वापस अंदर जाते हुए। और ये चीज पूरे होटल स्टाफ के लिए बहुत ज्यादा अजीब थी। केतन ने सभी वर्कर से बात करने के बाद वो दोबारा से अपने मेन रिसेप्शन काउंटर पर गया, वहां से मास्टर की निकाली जिससे सभी होटल के कमरे खोले जा सकते थे। वो मास्टर की निकालकर दोबारा से इस कमरे पर गया, मास्टर की लगाकर उसका मेन दरवाजा खोला, अंदर जाकर देखा बट अंदर कोई भी मौजूद नहीं था। दोनों गेस्ट आखिर कहां गायब हो गए। वो तुरंत भागकर बेड के पास गया, रजाई वगैरह उठाकर देखने लगा क्योंकि उस टाइम पर ठंड का मौसम था, बहुत ज्यादा भयंकर ठंड, और हिल स्टेशन पर तो वैसे ही बहुत ज्यादा ठंड होती है। उसने बेड के गद्दे उठाकर देखे बट नीचे भी कोई नहीं। ये चीज केतन को बहुत ज्यादा परेशान कर रही थी कि आखिर ये दोनों गेस्ट कहां चले गए। अब तक तो इनको चेकआउट कर देना चाहिए था लेकिन रजिस्टर में इनकी कोई एंट्री नहीं चेकआउट की। ऑब्वियसली उसको भी अब अपना कमरा रेडी करना था। वो वापस उठकर कमरे से बाहर जाने लगा, तभी उसने देखा कि कमरे का जो बाथरूम है उसका दरवाजा आधा खुला हुआ है। तो उसने सोचा कि क्यों ना वो एक बार बाथरूम भी चेक कर ले। तो वो वापस जाते जाते कमरे के बाथरूम वाले दरवाजे पर गया और जैसे ही केतन ने वो दरवाजा खोला वो इतनी जोर से चिल्लाया कि अब यहाँ पर चारों तरफ बहुत बहुत भयंकर भीड़ लग चुकी थी। जी हाँ, केतन ने जैसे ही वो दरवाजा खोला उसको सामने नीचे फर्श के ऊपर एक सरकटी लाश दिखाई दी। बाथरूम का पूरा फर्श खून से भरा हुआ था और दिक्कत यहाँ ये थी कि ना सिर्फ इस लाश का सर कटा हुआ था, सर गायब था, बल्कि उसके कंधे के ऊपर से भी बहुत सारे मांस के लोथड़े गायब किए गए थे। ये चीज ऑब्वियसली किसी को भी डरा देने वाली थी। केतन बहुत जोर से चिल्लाया, आसपास सभी होटल के वर्कर्स आ गए और जितने गेस्ट वहां रुके हुए थे वो भी मौके पर जमा हो गए। आसपास की और भी भीड़ यहां पहुंच चुकी थी और किसी ने उसमें से पुलिस वालों को फोन किया। पुलिस मौके पर आई और जब पुलिस वाले उस बाथरूम के अंदर गए तो वो समझ चुके थे कि ये एक लड़की की लाश है, इसके ऊपर एक भी कपड़ा मौजूद नहीं। अब पुलिस वालों के सामने बहुत सारी समस्याएं खड़ी हो चुकी थी। पुलिस वालों ने सबसे पहले होटल
होटल के स्टाफ से जानकारी लेनी चाहिए कि आखिर ये व्यक्ति कौन थे जो इस होटल के अंदर, इस कमरे के अंदर रुके हुए थे। तो केतन भागकर तुरंत अपना रजिस्टर उठाकर लाया। वहां उसने एंट्री दिखाई कि जनाब यहाँ जो रुके हुए थे इस कमरे के अंदर, उसमें लड़के का नाम अमजद शेख और लड़की का नाम रुबीना बेगम, इन दोनों ने कल इस होटल के अंदर चेक इन किया था और उसके बाद से हमें दोनों ही दिखाई नहीं दिए। और जब हमें चिंता हुई और उसके बाद मैंने जब अपने मास्टर की से कमरा खोला, उसके बाद मुझे लाश पड़ी हुई यहाँ दिखाई दी। मैंने बहुत जोर से चिल्लाया, यहाँ बहुत भीड़ लग गई, किसी ने आपको फोन कर दिया, अब सारी चीजें आपके सामने हैं। पुलिस वालों ने होटल वालों से इसकी आईडी मांगी, क्योंकि हम जब भी किसी होटल के अंदर चेक इन करते हैं तब वहां पर अपनी आईडी देनी पड़ती है, ताकि होटल वालों को पता लग सके कि हम एक्चुअल में कौन है। और जैसे ही पुलिस वालों ने केतन से वो आईडी मांगी, केतन के पास इन दोनों ही व्यक्तियों की आईडी थी ही नहीं। जी हाँ, ये लॉज जिसके अंदर केतन काम कर रहा था, ये ऐसा लॉज जिसके अंदर चेक इन करने पर कोई भी आईडी रिक्वायर्ड ही नहीं थी। यहाँ लोग कैसे भी आकर अपना कुछ भी नाम बताकर, अपना कुछ भी पता बताकर यहाँ रुक सकते थे, रातें बिता सकते थे, कुछ भी करके जा सकते थे। और जब ये चीज पुलिस वालों ने नोटिस करी कि तुम लोगों ने आईडी नहीं ली, पुलिस वाले लिटरली अपना सारा तामझाम लेकर उनके ऊपर चढ़ गए कि आखिर ऐसा कैसे पॉसिबल है, तुमने बिना आईडी के इन लोगों को चेक इन कैसे करने दिया। और दूसरी बात, ये लड़की तो चलो यहाँ पर है, बट इसके साथ जो यहाँ पर व्यक्ति आया था अमजद शेख, वो यहाँ से कहां चला गया? क्या तुमने उसे यहाँ से बाहर जाते हुए नहीं देखा? पूरे के पूरे होटल स्टाफ ने क्लियर कट मना कर दिया कि नहीं जनाब, हमें नहीं पता वो कहां चला गया। पुलिस वालों ने होटल के सीसीटीवी भी चेक करने चाहे, बट ये होटल एक अलग ही बजट, इसके अंदर एक भी सीसीटीवी मौजूद ही नहीं। ऐसा लिटरली कैसे पॉसिबल था? ना ही ये होटल किसी भी गेस्ट के चेक इन करने पर उनसे आईडी डिमांड करता है, ना ही इस होटल के अंदर किसी भी टाइप का कोई सीसीटीवी प्रोटोकॉल है। बट पुलिस वालों ने आसपास के जितने भी और होटल से उनके सीसीटीवी चेक करने चाहे और फाइनली पुलिस वालों को 2 फोटोज मिली, जिसके अंदर ये सेम व्यक्ति यानी कि रुबीना शेख और अमजद बेगम क्रॉस करते हुए रोड इस होटल के अंदर आ रहे थे और इसी होटल के अंदर आकर उन्होंने बाद में चेक इन किया था। खैर, इन दोनों की सीसीटीवी फोटोज लेने के बाद फाइनली पुलिस वालों के सामने कुछ चीज थी जिससे वो इनकी पहचान कर सकते थे। लेकिन यहाँ दिक्कत ये थी कि इन दोनों ही फोटोज के अंदर इन दोनों ही व्यक्तियों ने मास्क पहना हुआ था। रिमेंबर, ये 2021 का टाइम था और उस टाइम पर कोरोना लिटरली अपने पीक पर था। पूरे देश के अंदर मास्क का प्रोटोकॉल था और इसी का फायदा उठाते हुए इन दोनों व्यक्तियों ने अपने चेहरे के ऊपर मास्क डाला हुआ। इसी वजह से इन दोनों की शक्ल पुलिस वालों को समझ में ही नहीं आई कि आखिर ये व्यक्ति कौन हो सकते हैं। पुलिस वालों ने आसपास के और इलाके के अंदर मिसिंग रिपोर्ट देखनी शुरू करी कि क्या पता किसी ने किसी की मिसिंग रिपोर्ट दायर करी हो या फिर कुछ और लीड मिल सके, पुलिस वालों को किसी तरीके से इस विक्टिम की पहचान की जा सके, क्योंकि ऑब्वियसली रुबीना शेख नाम से इस पूरे इलाके के अंदर किसी भी महिला की मिसिंग रिपोर्ट दायर नहीं की गई थी। खैर, पुलिस वालों ने उस बॉडी को वहां से उठाकर हॉस्पिटल भिजवाया, इसका पोस्टमार्टम करवाया। डॉक्टर्स ने पुलिस वालों को बता दिया कि देखिए, किसी बहुत ही ब्लंट ऑब्जेक्ट के साथ इस लड़की का गला काटा गया है और ना सिर्फ गला काटा गया है बल्कि उसके इस कंधे के पास एक टैटू भी था इस लड़की के, और उस टैटू के नीचे जो स्किन थी उस स्किन को भी चाकू से बहुत ही धारदार हथियार से काटा गया है ताकि इस लड़की की पहचान ना हो सके। ऑब्वियसली जो भी इसका मर्डरर था वो एक क्लियर कट करना चाह रहा था, किसी भी तरीके से इस लड़की की पहचान ना हो, और अगर लाश की पहचान नहीं होगी तो ऑब्वियसली कभी भी किलर पकड़ा नहीं जाएगा। पुलिस वालों का सबसे प्राइम सस्पेक्ट था अमजद शेख, जिसने इस लड़की के साथ इस होटल के अंदर चेक इन किया था। बट पुलिस वाले जल्दी ही ये भी समझ गए कि अमजद शेख और रुबीना बेगम जिस नाम से दोनों व्यक्तियों को वो तलाश कर रहे हैं, हो सकता है ये दोनों नाम उनके फेक हों, क्योंकि इस होटल के अंदर ना ही तो उन्होंने कोई आईडी दी, अपना मुंह उन्होंने ढका हुआ है और यहाँ से किलर गायब है, तो ऑब्वियसली वो अपनी असली आइडेंटिटी, अपना असली नाम देकर तो वो किसी भी होटल के अंदर चेक इन नहीं करेंगे। पुलिस वालों ने इस होटल के आसपास के एरिया को पूरी तरीके से खंगालना शुरू किया, क्योंकि पुलिस वालों को ये उम्मीद थी कि जो भी इसका मर्डरर है, जो भी इस लड़की का मर्डरर है, वो इसका हेड यानी कि सिर अपने साथ लेकर गया है, लेकिन वो ज्यादा दूर तक नहीं लेकर गया होगा, क्योंकि उसे एक तो खून टपक रहा होगा, दूसरा उसके माइंड में वो डर भी होगा कि कहीं कोई उसको ये देख ना ले इस सिर के साथ और वो पकड़ा ना जाए, तो ऑब्वियसली उसने इस सिर को कहीं आसपास ही डंप किया होगा। इसीलिए पुलिस वालों ने आसपास के पूरे इलाके को खंगालना शुरू कर दिया, और तब इस सर्च ऑपरेशन में काम कर रहे एक पुलिस वाले का ध्यान पास ही मौजूद काफी सारे बंदरों के ऊपर गया। आपने नोटिस किया होगा कि आप किसी भी घूमने वाली जगह पर जब जाते हैं तो वहां आपको बहुत सारे बंदर दिखाई देते हैं, जो वहां आए घूमने वालों का सामान उनसे छीन लेते हैं। कभी उनका चश्मा छीन लेंगे, कभी उनका मोबाइल छीन लेंगे, कभी वो उनका पर्स वगैरह लेकर अपने साथ भाग जाते हैं, और जब तक उनको कुछ खाने पीने की चीज ना दो वो बंदर अपना सामान वापस नहीं देंगे। और ये चीज पुलिस वाले के माइंड में भी आई कि हो सकता है जब वो किलर अपने साथ वो हेड यानी कि सिर लेकर जा रहा होगा, तो हो सकता है किसी ना किसी बंदर ने उसके साथ वो छीनने की कोशिश करी हो और उसके हाथ लग भी गया हो और वो बंदर उस चीज को अपने साथ ले गया हो। सोचकर देखिए कितना बड़ा वो कोइंसिडेंस कर रहे थे। और सभी पुलिस वालों ने जब ये चीज डिस्कस करी तो पुलिस वाले लिटरली इस होटल के पास मौजूद बहुत बड़े जंगली इलाके में गए, क्योंकि जितना भी सामान बंदर छीन कर लेकर जाते थे वो सारा का सारा सामान
इस जंगली इलाके के अंदर ही बंदरों द्वारा डंप किया जाता था और पुलिस वाले लिटरली अब इन बंदरों के बीच मौजूद इस सामान को एक एक करके देख रहे थे कि कहीं उनको कुछ तो क्लूज मिल जाए। बट क्लूज के नाम पर पुलिस वालों को सिर्फ और सिर्फ बहुत सारा कबाड़ मिला जो बंदरों ने यहाँ पर इकट्ठा किया हुआ था। इतना सारा सामान देख देख कर पुलिस वाले एक एक चीज को वहां खंगाल रहे हैं कि कुछ तो मिल जाए जिससे इस विक्टिम की कम से कम पहचान की जा सके। इस केस को लीड कर रहे ऑफिसर संजय बांगर, उनकी टेबल के ऊपर उनके कर्मचारियों ने इतना सारा सामान लाकर रख दिया कि हमें ये चीज जो वहां पर अजीब लगी, जिसमें से हो सकता है कोई ना कोई चीज उस विक्टिम से रिलेटेड हो या फिर कल्प्रिट से रिलेटेड हो, तो आप ये सारी चीजें देख लीजिए। अगर आपको कुछ अजीब लगे तो आपके काम वो चीज आ जाएगी। तो ऑफिसर बांगर ने एक एक चीज को बहुत ही गहनता से देखना शुरू कर दिया कि ये चीज क्या पता उस विक्टिम से रिलेटेड हो या फिर कल्प्रिट से रिलेटेड हो। लेकिन इतना कबाड़ देखने के बाद भी उनको कुछ समझ में नहीं आया। वो अपनी टेबल से उठे, बाहर आए, एक सुट्टा पीने लगे और सुट्टा पीते पीते ही उनको ध्यान आया कि उन्होंने जो अभी अभी एक पर्स देखा था, वो पर्स बहुत ही अजीब सा था। उन्होंने तुरंत अपना सुट्टा नीचे फेंका, तुरंत भागकर अपनी टेबल पर गए और वापस उस पर्स को देखने लगे। पूरा बैग उन्होंने अच्छे से दोबारा खंगाला। उसके अंदर लिटरली कुछ भी खास नहीं, सिर्फ कॉस्मेटिक आइटम्स, बहुत सारी लिपस्टिक वगैरह, मस्कारा वगैरह जो भी ये लड़कियां यूज करती हैं, वही उनके डेली रूटीन के आइटम। बट उसके अंदर एक मेडिकल बैग भी था और उस मेडिकल बैग के अंदर क्या था ये चीज इंपॉर्टेंट नहीं, उस मेडिकल बैग के ऊपर क्या लिखा हुआ था ये चीज पुलिस वालों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। जी हाँ, उस मेडिकल बैग के ऊपर उस मेडिकल फार्मेसी का नाम था जहां से ये मेडिकल बैग लिया गया था, जहां से इसके अंदर मौजूद दवाइयां ली गई थी। और ये दवाइयां गोरेगांव में मौजूद एक फार्मेसी से खरीदी गई थी जिसका नाम इस पॉली बैग के ऊपर लिखा हुआ था। माथेरान पुलिस वालों ने तुरंत ही गोरेगांव पुलिस से कांटेक्ट किया और उनसे पूछने लगे कि जनाब, क्या आपके इलाके में किसी लड़की की कोई मिसिंग रिपोर्ट आई है हाल ही के दिनों के अंदर, जिसकी उम्र 20-25 साल के आसपास की हो और वो पिछले हफ्ते में गायब हुई हो? तो वहां मौजूद पुलिस वालों ने अपने सारे रिकॉर्ड्स देखने शुरू किए और तब उन्होंने बता दिया माथेरान पुलिस वालों को कि हाँ, हमारे पास एक लड़की की रिपोर्ट तो आई है, उसकी एफआईआर हमने दर्ज भी कर रखी है, जिसकी उम्र 25 साल के आसपास की है। बट आप जैसा नाम बता रहे हैं रुबीना बेगम, उसका नाम रुबीना बेगम तो नहीं है, उसका नाम है पूनम पाल। लेकिन अगेन माथेरान पुलिस वालों ने पूछा कि क्या ये पूनम पाल जो भी है ये सिंगल है या फिर मैरिड है? तो सामने मौजूद उन पुलिस वालों ने बताया कि इसके घर वाले हमें बता के गए थे पूनम पाल की मई 2021 में ही शादी हुई थी और करंटली वो अपने हस्बैंड के साथ रह रही थी और 2 दिन पहले ही वो यहाँ से गायब हुई, लेकिन अभी तक उसका कोई पता नहीं चल पाया। अब यहाँ ऑफिसर संजय बांगर के माइंड में बस यही चल रहा था कि हो ना हो किसी तरीके से ये जो आदमी है, जो इस पूनम पाल का हस्बैंड है, राम सुलोचन पाल, हो सकता है उसके पास उसके सारे क्वेश्चंस का आंसर हो। इसलिए उन्होंने तुरंत अपनी टीम बनाई और वो सीधा पनवेल की खांडा कॉलोनी में गए जहां पर राम सुलोचन पाल रहा करता था। वहां जाकर उसके दरवाजे को खटखटाया। राम सुलोचन पाल ने दरवाजा खोला। सामने अपने मौजूद पुलिस वालों को देखकर वो बिल्कुल भी हैरान नहीं हुआ और सामने से ही पूछने लग गया कि जनाब, मेरी बीवी क्या आपको मिल गई? लेकिन सामने मौजूद माथेरान पुलिस वालों ने कहा कि आपकी बीवी है कहां पर? और हमें तो इस बात की हैरानी है कि आपकी बीवी जब गायब हुई है तो उनके घर वालों ने उसकी मिसिंग रिपोर्ट दायर करी है, जबकि बीवी वो आपकी है, तो आपको उसकी मिसिंग रिपोर्ट दायर करनी चाहिए थी। लेकिन यहाँ राम सुलोचन पाल ने कहा कि देखिए, जितने वो परेशान है उतना मैं भी परेशान हूं, मेरी बीवी एकदम से गायब हो गई, ऐसा हो कैसे सकता है? और पुलिस वाले उस टाइम पर तो राम सुलोचन पाल के घर से चले गए और सीधा जाकर पूनम पाल के घर वालों से बात करने लगे। उनको वो सीसीटीवी फुटेज दिखाई जो उनको वहां से मिली थी, जिसके अंदर एक कपल माथेरान के अंदर एंटर करता हुआ दिखाई दे रहा था। जो उसका एंट्री पॉइंट था उसके नाके के ऊपर लगे हुए सीसीटीवी के अंदर। ऑब्वियसली उस टाइम पर कोरोना था तो दोनों ने मास्क पहना हुआ था और ये मास्क पहने हुए कपल इस माथेरान के अंदर एंटर कर रहा था। और जैसे ही पूनम पाल के घर वालों ने इस सीसीटीवी फुटेज को देखा, वो समझ चुके थे कि एंटर करने वाली महिला कोई और नहीं बल्कि उनकी ही बेटी पूनम पाल है। लेकिन ये साथ में व्यक्ति कौन था? इसकी शक्ल ना तो पुलिस वालों को समझ में आ रही थी और ना ही पूनम पाल के घर वालों को, क्योंकि ये बहुत ज्यादा ब्लरी सी फुटेज, बिल्कुल धुंधली सी फुटेज, और ऊपर से उसने मास्क पहना हुआ है, तो इस तरीके से पहचानने में बहुत ज्यादा दिक्कत हुई। लेकिन फिर भी पुलिस वालों ने थोड़ा और दबाव बनाया पूनम पाल के घर वालों पर इसको पहचानने के लिए कि आप हमें बताइए ये कौन हो सकता है। ऑब्वियसली उन्होंने कहा कि हो ना हो ये उसका हस्बैंड ही होगा, क्योंकि पूनम पाल किसी और के साथ तो कहीं घूमने क्यों ही जाएगी। खैर, उसका जैसे ही हस्बैंड का दोबारा नाम आया, पुलिस वाले दोबारा से राम सुलोचन पाल के घर पर आए और उसको दोबारा से वो फुटेज दिखाई कि क्या आप इस फुटेज को जानते हैं। लेकिन राम सुलोचन पाल ने उस टाइम पर फुटेज को पहचानने से बिल्कुल मना कर दिया कि नहीं, मैं तो नहीं जानता ये दोनों व्यक्ति कौन है और ना ही ये मेरी बीवी है। बट पूनम पाल के घर वाले क्योंकि अब आइडेंटिफाई कर चुके थे कि ये एंटर करने वाली लड़की उनकी बेटी है और हो ना हो ये दूसरा व्यक्ति उसका हस्बैंड ही होगा, तो पुलिस वालों ने अब राम सुलोचन पाल के ऊपर दबाव बनाया
और एक पुलिस वाले का ध्यान तभी राम सुलोचन पाल के साइड फेस के ऊपर गया और साइड फेस उसका थोड़ा सा जला हुआ था। अब जैसे ये चीज उस पुलिस वाले ने देखी, उसने तुरंत आकर संजय बांगर के कान में कहा कि देखिए जनाब, इस सीसीटीवी फुटेज के अंदर हमें बेशक चेहरा पहचान में नहीं आ रहा, लेकिन इस साइड व्यू के अंदर मास्क के नीचे से आप देख सकते हैं इसके अंदर भी थोड़ा सा चेहरा जला हुआ है, साइड से ब्लैक ब्लैक दिख रहा है। और ये जो सामने हमारे राम सुलोचन पाल बैठा हुआ है, इसका भी चेहरा साइड से जला हुआ है, आप जरा ध्यान से देखिएगा। और जैसे ही संजय बांगर ने उसका चेहरा ध्यान से देखा, पुलिस वाले समझ चुके थे कि एंटर करने वाला व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि पूनम पाल का हस्बैंड यानी कि राम सुलोचन पाल ही था। पुलिस वालों ने राम सुलोचन पाल को अपने साथ लिया, अपने साथ पुलिस स्टेशन में लेकर गए और उसकी अच्छे से सेवा करके उससे पूछने लगे कि हाँ भाई बता, अब तेरे को क्या बीमारी है। यहाँ राम सुलोचन पाल ने कहा कि देखिए जनाब, आप फालतू में ही मेरे ऊपर टाइम पास कर रहे हैं, मेरा इस केस से कोई लेना देना नहीं है, मेरी बीवी खुद गुम हुई है और मैं खुद उसके लिए बहुत ज्यादा टेंशन में हूं। पुलिस वालों ने कहा कि देख, तू गया था माथेरान, ये चीज हमें पता है, तेरी मोबाइल लोकेशन भी बता रही है कि तू माथेरान गया था। लेकिन यहाँ इसके पलट में राम सुलोचन पाल के पास अपना सॉलिड एलाबाई कि हाँ जनाब, मैं कब मना कर रहा हूं कि मैं माथेरान नहीं गया, मैं तो खुद कह रहा हूं कि मैं गया था और एक बार नहीं बल्कि 2-3 बार पहले भी माथेरान जा चुका हूं, बट मैं अपनी बीवी के साथ नहीं घूमने गया, मैं अपनी कंपनी के काम से वहां पर गया था। मैं एक IT इंजीनियर हूं, एक IT फर्म के अंदर काम करता हूं और कंपनी ने ही मुझे वहां वर्क ट्रिप के लिए भेजा था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैंने अपनी बीवी के साथ कुछ किया है, मैं वहां पर अकेला गया था। पुलिस वालों ने उसे वो दोबारा से सीसीटीवी फुटेज दिखाई और कहा कि देखिए, तेरे जैसे बिल्कुल साइड बंस इस सीसीटीवी फुटेज के अंदर दिख रहे हैं, बिल्कुल वैसे ही साइड बंस तेरे चेहरे के ऊपर भी हैं और इस आदमी के साथ एंटर करने वाली एक महिला है पूनम पाल, ऑब्वियसली तेरी बीवी, जिसको उसके घर वालों ने आइडेंटिफाई भी कर लिया है। तो तेरी बीवी किसी और के साथ तो घूमने जाने से रही, वो तेरे साथ ही तो जाएगी माथेरान, और किसके साथ जाएगी। लेकिन राम सुलोचन पाल अपनी बात के ऊपर अड़ा रहा कि नहीं जनाब, मैं इस वीडियो के अंदर नहीं हूं, हो सकता है ये मेरी बीवी हो, क्योंकि मुझे तो इसमें सही से पहचान भी नहीं आ रही, हो सकता है ये मेरी बीवी हो सकता है वो किसी और के साथ घूमने गई हो और मुझे ना पता हो और वहीं पर उसके साथ ये सब कुछ कांड हो गया हो। पुलिस वालों ने अब एक के बाद एक सवाल फेंकने शुरू कर दिए इस राम सुलोचन पाल के सामने, और सामने बैठा हुआ ये आदमी अपने ही उत्तरों के अंदर उलझता गया और फाइनली वो टूट गया। उसने अब पुलिस वालों के सामने बोलना शुरू किया और जैसे जैसे वो बोलता गया, पुलिस वालों के सामने सच्चाई सारी इस केस की आती गई और लिटरली वो बहुत बहुत ज्यादा हैरान थे कि ऐसा कोई कर भी कैसे सकता है। कम से कम ऐसा करने से पहले 100 बार सोचना चाहिए। जी हाँ, बैक टू मई 2021 यानी कि मई 2021 में राम सुलोचन पाल और पूनम पाल की शादी की गई थी, इन दोनों के ही घर वालों के द्वारा अरेंज मैरिज। अब जैसे इन दोनों की शादी हुई, दोनों बहुत ज्यादा खुश, लेकिन यहाँ दिक्कत बस ये थी कि जैसे ही राम सुलोचन पाल की बीवी यानी कि पूनम पाल उसके घर पर आई, उसके 2 से 3 दिनों बाद ही पूनम पाल वापस अपने मायके में जा चुकी थी, क्योंकि वहां की इस लोकल कम्युनिटी का एक ट्रेडिशन है कि शादी के कुछ टाइम बाद तक लड़की आने वाले कुछ महीनों तक अपने मायके में ही रहेगी। इस बीच वो अपने पति से मिल सकती है, उससे बातें कर सकती है, लेकिन उसके घर पर जाकर वो नहीं रहेगी। तो जैसे ही पूनम पाल वापिस अपने मायके में जाकर रहने लगी, ये दोनों यानी कि पूनम पाल और सुलोचन पाल आपस में एक दूसरे से बातें करने लगे, फोन के ऊपर और ज्यादा क्लोजनेस बढ़ने लगी। अब जैसे जैसे इनकी क्लोजनेस बढ़ती जा रही थी, इन दोनों के मिलने की भी तड़प बढ़ती रही, और जैसे जैसे दोनों लोग, अब क्योंकि पति पत्नी थे, दोनों के घर वालों ने इन दोनों को मिलने से मना भी नहीं किया, ये दोनों ही यानी कि पूनम पाल और सुलोचन पाल ये दोनों बाहर मिलने लगे, एक दूसरे के साथ क्लोज होने लगे, और क्लोज होते होते इन दोनों के बीच में काफी सारी बातें थी जो इंटरचेंज हुई। अब बढ़ती हुई क्लोजनेस के साथ पूनम पाल बहुत ज्यादा कंफर्ट हो चुकी थी राम सुलोचन पाल के साथ, और उसने अपनी जिंदगी की सारी सच्चाई राम सुलोचन पाल के सामने रख दी। उसने कहा कि देखो, तुम मेरी जिंदगी के अंदर आने वाले पहले व्यक्ति नहीं हो, बेशक फाइनल हो, इसके बाद मेरी जिंदगी के अंदर कोई नहीं आएगा, लेकिन तुमसे पहले भी, शादी से पहले मेरे और भी रिलेशनशिप्स रह चुके हैं और मैं उन रिलेशनशिप्स के अंदर इंटीमेट भी हुई। बट जैसे ये चीजें सामने राम सुलोचन पाल ने सुनी, उसने कहा कि कोई दिक्कत नहीं है, मुझे तुम्हारे पास्ट से कोई लेना देना नहीं है, पास्ट सबका होता है, बट प्रेजेंट और फ्यूचर तुम्हारा मेरे साथ होना चाहिए। और जैसे ये बात पूनम पाल ने सुनी, वो इतनी ज्यादा खुश कि उसका पति इतना ज्यादा अंडरस्टैंडिंग है, वो इन सारी चीजों को समझ रहा है, वो बहुत ज्यादा मैच्योर है और उसके लिए ये चीजें बिल्कुल भी मैटर नहीं करती। उसने और ज्यादा खुल के बताना शुरू कर दिया राम सुलोचन पाल को, और राम सुलोचन पाल भी उसकी हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा कि कोई बात नहीं, हम अपना आगे का फ्यूचर बनाएंगे, तुम उन सभी चीजों को भूल जाओ, वो एक पास्ट था, उन सारी मेमोरीज को अब याद करके कोई भी फायदा नहीं है, तुम्हारी जो भी जिंदगी है अब वो मेरे साथ होगी, हम दोनों मिलकर अपना फ्यूचर बनाएंगे। पूनम पाल ऐसे हस्बैंड को
पाकर इतनी ज्यादा खुश कि कोई तो है जो उसे समझता है, वरना ऐसे टाइम पर ऐसे हस्बैंड मिलना किसी चमत्कार से कम नहीं। राम सुलोचन पाल है जो उसे समझता है, उसको ऐसी बातों से कोई भी फिक्र नहीं है, कोई भी केयर नहीं है। जो भी है अब वो उसकी जिंदगी में उसके ही बनकर रहेगी, उसके अलावा वो किसी और की तरफ नहीं देखेगी। बट एक बहुत ही ज्यादा डार्क थॉट ये राम सुलोचन पाल अपने मन के अंदर दबा कर बैठा हुआ था, जो कि उसने अपनी पत्नी के सामने कभी कन्फेस किया ही नहीं। जी हाँ, वो अपनी पत्नी को लेकर काफी बार, ना सिर्फ अब की बार यानी कि दिसंबर 2021 में, बल्कि पहले भी जब भी उनको मिलना होता वो अपनी पत्नी को सीधा माथेरान बुलाता, खुद भी माथेरान पहुंचता और वहीं पर वो अपनी रातें बिताते। घूम फिर कर वापिस पूनम अपने घर चली जाती, ये राम सुलोचन पाल अपने घर आ जाता और ऐसी उनकी जिंदगी निकल रही थी। बट इन ट्रिप्स के पीछे राम सुलोचन पाल का एक बहुत ही डार्क मकसद था। जी हाँ, वो ये देख रहा था कि जब भी वो अपनी पत्नी के साथ किसी भी होटल के अंदर आकर माथेरान के अंदर रुकता है तो कौन सा होटल उससे आईडी की डिमांड करता है। इससे पहले वो जितनी भी बार अपनी पत्नी के साथ होटल के अंदर आया था, माथेरान के अंदर आकर रुका था, तो सभी होटल वालों ने उसे आईडी डिमांड करी थी। और उस टाइम पर आईडी की डिमांड करते ही राम सुलोचन पाल ने और उसकी पत्नी ने अपने अपने आधार कार्ड वगैरह निकालकर सामने रख दिए होंगे और उसी बेसिस पर उनका चेक इन भी हो गया होगा। लेकिन ये राम सुलोचन पाल उन ट्रिप्स के अंदर ही रहते हुए, माथेरान के अंदर रहते हुए, ऐसा कोई होटल ढूंढ रहा था जहां चेक इन करने के टाइम पर उसको कोई भी आईडी ना देनी पड़े। और फाइनली उसको ये होटल पिछले ट्रिप के अंदर मिल भी गया। उसने जाकर केतन वाले लॉज के अंदर पूछा कि क्या उसको चेक इन करते टाइम पर आईडी देनी पड़ेगी, तो वहां मौजूद स्टाफ ने साफ मना कर दिया होगा कि नहीं, हमारे होटल के अंदर आप बिना आईडी दिए भी रह सकते हो। और फाइनली दोबारा से इस राम सुलोचन पाल ने अपनी पत्नी के साथ यानी कि पूनम पाल के साथ प्लान बनाया कि हम दोबारा से माथेरान जाएंगे, वहां घूमेंगे फिरेंगे, अपना टाइम बिताएंगे और वापस अपने अपने घर चले जाएंगे। और फाइनली 11 दिसंबर 2021 की दोपहर के टाइम पर ये दोनों यानी कि पूनम और राम दोबारा से माथेरान पहुंचे। सीधा वहां से चलते हुए घोड़े पर बैठकर सीधा ऊपर हिल स्टेशन पर गए। वहां जाकर उन लोगों ने केतन वाले लॉज के अंदर चेक इन किया। लेकिन इस टाइम पर चेक इन के काउंटर के ऊपर सिर्फ अकेला राम सुलोचन पाल ही खड़ा था। उसकी पत्नी यानी कि पूनम पाल पीछे रखे हुए सोफे के ऊपर बैठी थी। और ऐसा इसलिए क्योंकि अब की बार वो चेक इन करते टाइम अपना नाम, अपनी पत्नी का नाम गलत बताने वाला था। राम सुलोचन पाल ने अपना नाम अमजद शेख बताया, अपनी पत्नी का नाम रुबीना बेगम बताया और कमरे की चाबी लेकर वहां कुछ कैश जमा करवाकर अब ये दोनों यानी कि रुबीना और अमजद AKA राम और पूनम, ये दोनों व्यक्ति अब सीधा अपने कमरे के अंदर जा चुके थे। अब कमरे के अंदर जाते ही ये दोनों वहां बैठे एक दूसरे से बातें करने लगे। और रात होते होते दोबारा से जब ये एक दूसरे के क्लोज आने वाले थे, उसी टाइम पर उसको वो सारा पास्ट याद आया जो रुबीना यानी कि पूनम पाल अभी तक इस अमजद शेख को यानी कि राम सुलोचन पाल को बताती हुई आई थी। जी हाँ, इसका बहुत पहले से ही प्लान था कि वो किसी तरीके से पूनम पाल से अब छुटकारा पालेगा। और ऐसा सिर्फ इसलिए क्योंकि उसके माइंड में वो सारी की सारी जेलसी भरी हुई थी जो पूनम पाल उसको अभी तक बताती आई थी। पूनम पाल को लग रहा था कि उसका हस्बैंड बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग है, बहुत ज़्यादा कंफर्ट है उसके साथ और वो उसकी सारी चीज़ों को समझता है। लेकिन एक्चुअल में वो जस्ट ये प्रिटेंड कर रहा था कि वो बहुत ज़्यादा केयरिंग है, वो बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग है, वो पढ़ा लिखा है और उसको इन चीज़ों से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। बट एक्चुअल में उसके अंदर बहुत ज़्यादा आग लगी हुई थी किसी भी तरीके से अपनी ही पत्नी को मारने की, ताकि वो अपनी पत्नी से छुटकारा पा सके। क्योंकि उसको ऐसी पत्नी नहीं चाहिए थी जो पहले भी किसी के साथ रिलेशनशिप में रह चुकी हो, जो पहले भी किसी के साथ इंटीमेट हुई हो। आधी रात के टाइम पर जब बेड से उठकर पूनम पाल बाथरूम की तरफ गई, ये पीछे पीछे राम सुलोचन पाल जो अपने बैग के अंदर धारदार नया सा चाकू अपने साथ लेकर आया था, वो भी उसके पीछे पीछे गया। और जैसे ही पूनम पाल ने अपना बाथरूम वाला काम निपटाकर वापस दरवाजा खोला, सामने उसने अपने ही पति राम सुलोचन पाल को खड़ा हुआ पाया। और उसी टाइम पर इस राम सुलोचन पाल ने अपनी पत्नी का गला पकड़कर उसको सामने बाथरूम की दीवार से लगाया और अपने हाथ में पकड़ा हुआ चाकू उसने सीधा पूनम पाल के गले के ऊपर रखा और खींच दिया। जी हाँ, पहले ही वार में बेचारी पूनम पाल का गला कट चुका था, उसके गले से भयंकर खून बहने लगा और वो नीचे गिर चुकी थी। पूनम को नीचे गिराकर राम सुलोचन पाल उसके ऊपर बैठा और उसके बालों को पकड़कर उसके गले को पूरे तरीके से काटने लगा। और अच्छे तरीके से काटने के बाद सोच कर देखिए, अंतिम कुछ वारों में उसने उसके बालों को पकड़कर बहुत जोर जोर से हिलाया ताकि उसका सिर उसके धड़ से अलग किया जा सके। और जैसे ही बेचारी पूनम पाल का सिर उसके धड़ से अलग हुआ, उसने नोटिस किया कि अपनी पत्नी पूनम पाल के हाथ के ऊपर एक टैटू बना हुआ है और इस टैटू से पूनम
पाल की पहचान की जा सकती है। तो फाइनली इस राम ने उस चाकू के साथ ही जिससे उसका गला काटा था, उसी चाकू से उसके कंधे के पास की स्किन काटनी शुरू कर दी ताकि वो इस टैटू को उखाड़ सके और पूनम पाल की कभी पहचान की ही ना जाए। ये काटने के बाद उसने फाइनली पूनम के कपड़े भी बाहर निकाले ताकि इन कपड़ों से भी उसकी पहचान ना की जाए। इन सारी चीजों को एक प्लास्टिक बैग के अंदर डाला, उस प्लास्टिक बैग को सील किया, अपने कपड़े बदले, अपने कपड़ों को भी उसने उसी प्लास्टिक बैग के अंदर डाला ताकि वो इसको कहीं सही ठिकाने पर डिस्पोज कर सके और ये चीज कभी किसी को मिले ही ना। फाइनली वो पुलिस वालों को उस जगह पर भी लेकर गया जो कि उसी जंगली इलाके में मौजूद थी, बंदरों वाले इलाके से दूर, क्योंकि उसको पता था कि अगर ये कटे हुए सिर वाला बैग बंदरों के हाथ लगा तो वो उसको फाड़ कर फनाफनी कर देंगे और उसके अंदर से वो जो चीज बाहर निकल कर आएगी वो कभी भी पूनम की पहचान करवा सकती है। इसलिए राम सुलोचन पाल उस सारे तामझाम को लेकर रात को ही उस होटल से बाहर निकल गया जब सारे होटल के स्टाफ सोए हुए थे, इसलिए उसको किसी ने भी देखा नहीं। बाहर जाने से पहले वो कमरे को बाहर से लॉक करके चाबी अपने साथ लेकर अपना सारा सामान उठाकर वहां से निकला और सीधा जाकर इस पूरे के पूरे तामझाम को जो वो अपने साथ ले हुआ था जंगल के दूसरे इलाके में डंप किया। वो पुलिस वालों को अपने साथ लेकर गया और पुलिस वालों को वही इंटैक्ट कंडीशन में पूनम पाल का सिर वहीं पर पड़ा हुआ मिला। ये जो फोटो आप अभी अपनी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, ये फोटो उसी थैली की है जो पुलिस वालों को इस राम सुलोचन पाल ने दिखाई थी। इसी के अंदर पूनम पाल का कटा हुआ सिर पड़ा हुआ मिला पुलिस वालों को। वहां से आते आते वो पूनम पाल के साथ उसका कॉस्मेटिक वाला बैग भी लेकर आया था और उसी कॉस्मेटिक वाले बैग के अंदर पूनम पाल की कुछ दवाइयाँ थी वो चल रही थी जो कि उसने गोरेगांव में रहते हुए उस फार्मेसी से खरीदी थी। लेकिन इस बैग को बजाय जंगल के दूसरे इलाके में डंप करने के उसने उसी कबाड़ वाले इलाके में डंप कर दिया जहां पर वो बंदर सारा सामान इकट्ठा किया करते थे और पुलिस वालों के हाथ ये बैग लगा। बेशक इस राम सुलोचन पाल ने एक परफेक्ट क्राइम को अंजाम दे दिया था। अगर वो कॉस्मेटिक वाला वो हैंड बैग पुलिस वालों के हाथ नहीं लगता और उसके अंदर वो मेडिकल वाली दवाइयाँ पुलिस वालों के हाथ नहीं लगती और फाइनली जब पुलिस वालों को वो बैग मिला, पुलिस वालों ने अंधेरे में तीर चलाया और ये तीर सीधा जाकर निशाने पर लगा। इस राम सुलोचन पाल ने पुलिस वालों को बताया कि उसने इस परफेक्ट क्राइम को करने की इंस्पिरेशन एक क्राइम शो से ली थी, जो कि बहुत बहुत ज़्यादा चिंताजनक बात है। आप भी मेरी वीडियोज़ देखते हैं, कभी कोई कांड ना बैठा देना यार। बेशक इस राम सुलोचन पाल को कोर्ट के अंदर पेश किया गया, इसका केस आज भी चल रहा है और जहां तक मुझे लगता है इसको उम्र कैद की ही सजा दी जाएगी, इससे कम तो क्या ही मिलेगा। खैर, आजकल के जो रिलेशनशिप्स हैं वो बहुत बहुत ज़्यादा एक पतली सी डोर से बंधे होते हैं, बहुत ही ज़्यादा थिन थ्रेड है वो, और वो है विश्वास का, केयर का, अंडरस्टैंडिंग का। अगर इनमें से एक भी चीज़ टूटी तो दोनों के रास्ते अलग हो जाते हैं और ये चीज़ आजकल बहुत बहुत ज़्यादा कॉमन है कि लोग शादी से पहले ही अपने अपने पार्टनर्स के साथ इंटीमेट हो जाते हैं, उनके साथ सब कुछ कर बैठते हैं जो कि उनको शादी के बाद करना चाहिए था। और इस बात की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा हाई है कि जिनके साथ आप शादी से पहले इंटीमेट हो रहे हो वो आपसे शादी करे ही ना। आजकल दुनिया में हुकअप कल्चर वगैरह चल चुके हैं, वन नाइट स्टैंड वगैरह चल चुके हैं, पता नहीं क्या क्या। बहुत बहुत ज्यादा शर्म आती है ऐसी बातों को बोलते हुए भी। खैर, आप अपने आप को सेफ रखिएगा, आप इन कल्चर से दूर रहिएगा, आप अपने माता पिता की बातों को सुने, जो वो कहें वही करें। हो ना हो, एट द एंड एक बेस्ट लाइफ पार्टनर आपके लिए आपके माता पिता ही ढूंढ सकते हैं। ये बात आप मेरी आज लिख लो, कल लिख लेना, परसों देख लेना। बहुत ही रेयर चांस होते हैं जब कोई लव मैरिज आगे चलकर सक्सेसफुल बनती है। बेशक आप मेरे सामने ऐसे लाखों एग्जांपल भी गिनवा देंगे कि देखो वो तो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल मैरिज है उनकी, वो आज भी खुश हैं, बहुत ज़्यादा, बेशक होंगे, बट देखिएगा उन्होंने कितने सेक्रीफाइस भी किए होंगे अपनी लाइफ में। और ज़रूरी नहीं है कि आगे चलकर हर एक लव मैरिज सक्सेसफुल ही बने। दूसरी बात, आप अगर अपने पार्टनर के साथ पूरे तरीके से कंफर्ट है तो इस बात की फील आपको भी होनी चाहिए कि क्या आपका पार्टनर आपके साथ कंफर्ट है या नहीं। ये चीज डिस्कस करनी दोनों के बीच में बहुत ज्यादा जरूरी है, इसलिए आप अपने आप को बिल्कुल सेफ रखें। खैर, इस केस की बैक स्टोरी, फुटेज और फोटोज मैंने पहले से ही इंस्टाग्राम के अपने ब्रॉडकास्ट चैनल में अपलोड कर दी हैं। ये मेरा इंस्टाग्राम है। ये फोटोज मैं यहाँ पर आपको नहीं दिखा सकता ड्यू टू कम्युनिटी गाइडलाइंस, तो आप वहां जाकर देख सकते हैं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां आप मुझे फॉलो जरूर कर लें। खैर, पिछली वीडियो का शाउट आउट फातिमा रिजवी को एंड कमेंट पिक मी टू गेट अ शाउट आउट इन नेक्स्ट वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।